बड़े दिनों के बाद मेरा लुधियाना जाना हुआ था। कोई 20 बरस बाद। लुधियाना मेरा मायका है। माता पिता तो कब के गुजर गए, बस छोटे भाई का परिवार ही रहता है हमारे पुश्तैनी घर में। सन 72 में जब मेरी शादी हुई थी, तब के लुधियाना और अब के लुधियाना में बहुत फर्क आ गया है। शहर से लगे जहां खेत खलिहान और कच्चे मकान हुआ करते थे, वहां भी अब कंक्रीट के जंगल उग आए हैं। शहर पहले से ज्यादा चमकदमक वाला मगर शोरशराबे से भर गया है। जब तक मेरे बच्चे छोटे थे, कहीं आना जाना ही मुश्किल था। शादी के कुछ सालों बाद तक तो काफी आती जाती रही, फिर माम पिता जी के गुजरने के बाद जाना करीब करीब बंद ही हो गया। बच्चों की परवरिश और उनके स्कूल कॉलेज के चक्कर में कभी फुर्सत ही नहीं मिली। फिर बच्चे जवान हुए तो उनके शादी ब्याह और नौकरी की चिंता में लगी रही। अब बच्चे सेटल हो गए हैं, पति भी रिटायर हो चुके हैं, तो अब फुर्सत ही फुर्सत है। भरा पूरा घर है। कामकाज के लिए 3-3 नौकर है। बेटे की शादी हो गई है। प्यारी सी बहू पूरे दिन घर में चहकती रहती है। बहुत दिन से सोच रही थी कि जीवन ने अब जो थोड़ी फुर्सत दी है, तो क्यों न भाई के घर कुछ रोज रह आऊं। कितना लंबा वक्त गुजर गया अपने मायके गए हुए। मैंने अपने मायके का जिक्र बहू से किया तो वह भी साथ चलने को मचल उठी। अपनी बहू के साथ मेरी बड़ी पटती है। हम सास बहू कम, दोस्त ज्यादा है। हंसमुख, बातूनी और हर तरह से ख्याल रखने वाली लड़की है मेरी बहू निक्की। सच तो यह है कि जिस दिन से निक्की हमारी बहू बनकर इस घर में आई है, मुझे लगता है मेरी बेटी लाडो ही वापस आ गई है। लाडो की शादी कनाडा के एक व्यवसायी के साथ हुई है, इसलिए उसका आना भी बहुत कम हो गया है। लेकिन उसकी कमी निक्की ने पूरी कर दी है। बहुत भाग्यशाली हूं मैं कि मुझे ऐसी बहू मिली। सच तो यह है कि मैं उसे कभी बहू के रूप में देखती ही नहीं, वह तो मेरी बेटी है, बेटी। मैंने अपने बेटे और पति से लुधियाना जाने की बात कही तो उन्होंने खुशी खुशी रजामंदी दे दी। फोन करके भाई को बताया तो वह उछल ही पड़ा। बोला, मैं लेने आ जाऊं। मैं हंसी, बोली, अरे अभी तेरी बहन इतनी बूढ़ी नहीं हुई कि दिल्ली से लुधियाना न आ पाए। तू चिंता न कर, निक्की साथ आ रही है। हम आराम से पहुंच जाएंगे। कितना अच्छा लग रहा था इतने सालों बाद अपने मायके आकर। यहाँ मेरा बचपन गुजरा। इस घर के आंगन में जवान हुई, ब्याही गई। सब कुछ चलचित्र सा आंखों के सामने से गुजरने लगा। निक्की के ससुर जी इसी आंगन में आए थे मुझे ब्याहने के लिए। दरवाजे पर घोड़ी से उतरने को तैयार नहीं थे, तब छोटा ही अपने कंधे पर उठाकर भीतर लाया था। इसी घर के दरवाजे से माँ ने रोते कलपते भारी मन से मुझे उनके साथ विदा किया था। वह भी फीकी सी हंसी हंसी, फिर धीरे से बोली, उन्होंने जब कभी अपने पास बिठाया ही नहीं, तो अब क्या बैठूं आंटी जी। मैं अपनी माँ का घर छोड़कर आई थी, सोचा था यहाँ इनसे माँ का प्यार मिलेगा, मगर इनसे तो बस दुत्कार ही मिली। हमेशा नफरत ही करती रही मुझसे। कभी प्यार के दो बोल नहीं बोले। मेरे हर काम में नुक्स निकालती रही। जब तक ये जिंदा रहे मेरी शिकायतें ही करती रही उनसे। न मेरे ससुर को चैन से जीने दिया और न मेरे पति कोडोट में जब से इस घर में आई इनके ताने ही सुने। उनके गुजरने के बाद उलाहना देती रही कि मैंने इनका बेटा छीन लिया।
अरे मेरा भी तो सुहाग उजड़ गया। आंटी जी, आपसे क्या छुपाना, ये मेरे पति का दिमाग खाती थी हमेशा। कभी एक दिन गुस्से में घर से निकला और उसका एक्सीडेंट हो गया। यही जिम्मेदार है उसकी मौत की। इन्होंने कभी दूसरे की पीड़ा परेशानी न समझी, दूसरे की खामोशी न समझी। अब अगर शिकायत करे कि आज कोई उनसे बोलता नहीं, तो उन्हें भी अच्छी तरह पता है कि इसमें गलती किसकी है। कुलवंत कौर की बहू की बातें सुनकर मेरे मुंह पर ताला पड़ गया। इसके बाद मैं उसे कोई नसीहत न दे सकी। सच ही तो कहा था उसने। कुलवंत कौर आज अगर यह शिकायत करे कि वह अकेली है और कोई उससे बोलता नहीं, तो इसकी जिम्मेदार वह खुद है। उसने जीवन भर जैसा बोया है, अब बुढ़ापे में वही तो काटेगी।